हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन होती है वो एक फिनोमेना से रिलेटेड है और वो फिनोमेना है हमारे पास थर्मोआयनिक एमिशन। अब ये थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है? जब भी हम मेटल को हीट करते हैं तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजेक्ट आउट होते हैं, और इसी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल by supplying thermal energy means upon heating is called thermionic emission। और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं थर्म आयंस, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा उसे हम बोलेंगे थर्मोआयनिक करंट। अगर हमारे पास थर्मोआयनिक करंट है तो उसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास करंट डेंसिटी भी होगी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो यहां पर जो रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन है ये करंट डेंसिटी को रिलेट करती है दो पैरामीटर्स के साथ। पहला पैरामीटर है हमारे पास वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। हर एक मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण एटम के अंदर बाउंड रहते हैं। वो एटम में से बाहर नहीं निकल सकते एट रूम टेम्परेचर। अगर आपने एटम में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करना है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एटम को सप्लाई करनी पड़ती है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस से ओवरकम कर सके और एटम में से बाहर आ सके। और ये जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन है वो करंट डेंसिटी ऑफ थर्म आयंस को फाई से रिलेट करती है, मींस फंक्शन ऑफ मेटल से रिलेट करती है, और साथ के साथ ये रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ, करंट डेंसिटी को टेम्परेचर ऑफ मेटल के साथ। तो जो रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन है वो हमें ये कहती है कि जो करंट डेंसिटी होगी यहाँ पर ड्यू टू थर्म आयंस वो यहाँ पर इसके बराबर होगी a_t²e⁻⁵/kT। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसे हम रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन बोलते हैं, जहां पर a जो है वो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, t यहाँ पर टेम्परेचर है मेटल का, उस एमिटर का जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, फाई यहाँ पर वर्क फंक्शन है, k यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसी इक्वेशन को आज हमने डराइव करना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे थर्मोआयनिक एमिशन। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी हीटिंग इज कॉल्ड थर्मोआयनिक एमिशन। जब भी आप किसी मेटल को हीट करते हैं, उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हमें देखने को मिलता है, और इसी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मोआयनिक एमिशन। द इलेक्ट्रॉन्स सो एमिटेड आर कॉल्ड थर्म आयंस। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उन्हें हम नाम देंगे थर्म आयंस का। द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय थर्म आयंस इज कॉल्ड थर्मोआयनिक करंट। और ये थर्म आयंस जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जो करंट बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं थर्मोआयनिक करंट। अब हम देखेंगे कि आखिरकार रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन क्या है। ये जो इक्वेशन है दो सेपरेट साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। पहले साइंटिस्ट का नाम था रिचर्डसन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था दुश्मन, इसलिए इस इक्वेशन का नाम जो है वो रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन पड़ा है। This equation relates the current density J of the thermoionic emission to the work function phi and temperature T of the emitting material। अब यहाँ पर जो हमारे पास करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट डेंसिटी होगी, जो कि होता है हमारे पास करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब ये करंट डेंसिटी
जो मेटल का वर्क फंक्शन है फाई और जो मेटल का टेम्परेचर है मीन जो एमिटिंग मटेरियल का टेम्परेचर है उसके साथ कैसे रिलेटेड है ये हमें बताती है रिचर्डसन डुशमन इक्वेशन। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जे होता है वो इक्वल टू होता है ए टी स्क्वायर e की पावर -5 अपॉन के टी, जहां पर ए कांस्टेंट है और के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को हम डराइव करेंगे और इस इक्वेशन को डराइव करने के लिए हम यूज करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टूडेंट्स रिचर्डसन डुशमन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें बेसिकली करना क्या है, जे की वैल्यू निकालनी है। जे करंट डेंसिटी है कोरस्पॉन्डिंग टू थर्मोआयनिक एमिशन। तो जे हमारे पास होता है करंट अपॉन एरिया, और करंट क्या होता है हमारे पास, करंट होता है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज क्यू बाय टी। तो आई की जगह हम क्यू बाय टी लिख देंगे और साथ में यहां पर ए है। और क्यू क्या होता है हमारे पास एन इंटू ई अपॉन टी इंटू ए हो जाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो मेटल सरफेस एमिट करेगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एन अपॉन टी ए को हम मान लेते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अगर हम इस एन को ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जे मिल जाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हुए इस कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं जो मेटल सरफेस में से एमिट होंगे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और लास्ट में हम उसे ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास करंट डेंसिटी जे का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और वो जो जे का एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो हमारी रिचर्डसन डुशमन इक्वेशन जो है वो प्रूव हो जाएगी। किसी भी मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि मेटल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और एटम के अंदर होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो जिसकी वजह से इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर बाउंड रहते हैं और एटम स्टेबल रहता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करना है एटम में से तो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी होगी, जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये हमारे पास एक मेटल है जिसमें हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं इन एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं ईएफ। ये हमारे पास है फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी। और फर्मी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होता है उसे हम बोलते हैं फर्मी लेवल। ये हमारे पास फर्मी लेवल है। फर्मी लेवल से ऊपर वाले सभी एनर्जी लेवल्स अनऑक्युपाइड होते हैं, जबकि फर्मी लेवल से नीचे वाले सभी एनर्जी लेवल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाइड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और उस अट्रैक्टिव फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखने को मिलता है उसे हम W बोल देते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पोटेंशियल बैरियर के अंदर ट्रैप है। ये हमारा मेटल सरफेस है ऊपर वाला, ये वाला, और ये इस पोटेंशियल बैरियर में ट्रैप है और इस पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो यहाँ पर W है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम एनर्जी जो होगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर वो फर्मी एनर्जी के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि वो इस मेटल सरफेस को एस्केप करके बाहर आ सके, तो उसे इतनी एनर्जी चाहिए होगी। कितनी एनर्जी चाहिए होगी, जितना हमारे पास पोटेंशियल है, कांस्टेंट पोटेंशियल विद इन द मेटल है, उसमें से अगर हम फर्मी एनर्जी माइनस कर दें तो हमारे पास मिनिमम एनर्जी आ जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी टू एमिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। मींस W माइनस EF विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होगी
किसके लिए, ताकि वो मेटल सरफेस में से बाहर आ सके। और इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। डायग्राम आपको एग्जाम में ये बनाना है। आइए शुरू करते हैं डेरिवेशन ऑफ रिचर्डसन-डुशमन इक्वेशन। तो आप हेडिंग बना लीजिए डिडक्शन ऑफ रिचर्डसन-डुशमन इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आर बाउंड टू द मेटल सरफेस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल में वो कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं, बल्कि वो बाउंड रहते हैं मेटल सरफेस के साथ। और ये बाउंडिंग कौन करता है, वो करता है हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को लीव नहीं कर सकते हैं, मेटल सरफेस के साथ बाउंड रहते हैं। EF is equal to Fermi energy, that is maximum energy possessed by the electron at absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो पर जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी पोजेस करता है उसे हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं, जिसे हम EF से डिनोट करते हैं। और W यहाँ पर है कांस्टेंट पोटेंशियल विद इन द मेटल। तो ये हमने ये चीज टर्म्स डिफाइन कर दी हैं। इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। W minus EF is equal to phi minimum energy to be supplied to the electron for its emission from the metal and is called work function of the metal। यहाँ पर W minus EF यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास वर्क फंक्शन के बराबर होगा। इतनी मिनिमम एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी इलेक्ट्रॉन को, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस में से बाहर आ सके। अकॉर्डिंग टू फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग द मोमेंटम इन द रेंज P to P plus dP आर गिवन बाय। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होंगे इस मोमेंटम रेंज में, जिनका मोमेंटम P से लेके P प्लस dP के बीच में होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम dn से डिनोट करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू GS 4 pi P स्क्वायर dP by h क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल E माइनस EF by KT प्लस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा। यहाँ पर GS जो है वो स्पिन डीजेनरेसी है इलेक्ट्रॉन की, और GS हमारे पास होता है 2s प्लस 1, जहां पर s स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ होती है, तो अगर हम s की जगह हाफ पुट करें तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो GS की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये जो E माइनस EF है वो KT से बहुत बहुत बड़ा होता है। मींस E माइनस EF बाय KT जो है वो 1 से बहुत बहुत बड़ा होगा। अगर E माइनस EF बाय KT 1 से बहुत बहुत बड़ा है तो इसका जो एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बाय KT, वो तो 1 से बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरी सेकंड इक्वेशन को यहां से लेके यहां तक को इसमें यूज करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो GS की जगह 2 पुट करना होगा, और दूसरा क्योंकि एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बाय KT 1 से बहुत बहुत बड़ा है तो इस 1 को हमें नेग्लेक्ट करना होगा, इस 1 को हम नहीं लिखेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट dn इज इक्वल टू GS की जगह हमने 2 पुट कर दिया 4 pi P स्क्वायर dP बाय h क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बाय KT आ जाएगा। इस 1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ये सेकंड इक्वेशन होगी। वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस लाइंग बिटवीन P एंड P प्लस dP इज गिवन बाय। अगर हमें मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम फाइंड करना है जो कि P से लेकर P प्लस dP के बीच में होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे। पहला सर्कल होगा P रेडियस का और दूसरा सर्कल होगा हमारे पास dP P प्लस dP रेडियस का। एक्चुअली आपको सामने से ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये एक स्फीयर के बराबर होंगे। 3 डायमेंशन में अगर आप इनको विजुलाइज करेंगे तो ये एक स्फीयर का शेप लेंगे और सामने से देखने पर आपको एक सर्कल की तरह दिखाई देंगे। तो ये जो हमारे पास शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस इन द मोमेंटम रेंज फ्रॉम P टू P प्लस dP। तो हम ये कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर जो कि होगा हमारे पास 4 pi इंटू P स्क्वायर मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ दिस शेडेड रीजन जो कि हमारे पास dP है। तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस इन द मोमेंटम रेंज फ्रॉम P टू P प्लस dP। आप चाहें तो एग्जाम में ये डायग्राम भी बना सकते हैं, बना देंगे तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर इंप्रेस होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास, यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ये जो वॉल्यूम होगा शेडेड रीजन का वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली P के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं।
P के हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है, Px, Py एंड Pz। और dp के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे। dp के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, dpx, dpy एंड dpz। अगर हम इस शेडेड रीजन के जो कंपोनेंट्स हैं dpx, dpy, dpz, ये हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट का काम करेंगे। तो अगर आपको वॉल्यूम लिखना है इस मोमेंटम स्पेस का इन द मोमेंटम रेंज p टू p प्लस dp, तो आपको कैसे लिखना होगा, dpx मल्टीप्लाई dpy मल्टीप्लाई dpz, जो कि इसके बराबर होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे dpx मल्टीप्लाई dpy dpz इज इक्वल टू 4 पाई p स्क्वायर dp। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस लाइंग बिटवीन p एंड p प्लस dp। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन में 4 पाई p स्क्वायर dp है। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं dpx, dpy, dpz। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 इन 2 वी गेट dn इज इक्वल टू 2 बाय h क्यूब 4 पाई p स्क्वायर dp की जगह हम लिख देंगे dpx, dpy, dpz और नीचे हमारे पास है एक्सपोनेंशियल e माइनस ef बाय kt। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो dpx को हम कैसे लिख सकते हैं, dn इज इक्वल टू 2 बाय h क्यूब, dpx को हम लिख सकते हैं m इंटू dvx, dpy को हम लिख सकते हैं m इंटू dvy और dpz को हम लिख सकते हैं m इंटू dpz। अपॉन में हमारे पास है यहां पर एक्सपोनेंशियल e माइनस ef बाय kt। देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंटम होता है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आपको dp निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, मास कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, m इंटू dv के बराबर होगा। इसलिए हमने dpx को लिखा है m इंटू dvx, dpy को हमने लिखा है m इंटू dvy और dpz को हमने लिखा है m इंटू dvz। तो स्टूडेंट्स, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इस m और इस m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा m क्यूब। तो आपको मिलेगा 2 बाय h क्यूब m क्यूब dvx, dvy, dvz बाय एक्सपोनेंशियल e माइनस ef बाय kt आ जाएगा हमारे पास। अब आप इस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो आपको क्या मिलेगा, 2 बाय h क्यूब ऐसी रहेगा, m क्यूब ऐसी रहेगा, एक्सपोनेंशियल ये टर्म जो है इसका साइन जो है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर नीचे हमारे पास 1 अपॉन e की पावर a है तो इसे ऊपर ले जाके हम e की पावर माइनस a लिख सकते हैं। मींस इस ब्रैकेटेड टर्म का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा माइनस ऑफ e माइनस ef बाय kt लिखना होगा। पहले ये पॉजिटिव था नीचे ब्रैकेट के आगे, अब यहाँ पर माइनस साइन आ गया, dvx, dvy, dvz। अब आप माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस kt को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा माइनस e बाय kt प्लस ef बाय kt। ये टर्म ऐसी रहेगी, आगे वाले टर्म्स ऐसे रहेंगे हमारे पास। अब आप एक्सपोनेंशियल a प्लस b को लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल a मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल b, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस e बाय kt मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ef बाय kt हो जाएगा। ये ऐसी रहेगा, आगे वाले टर्म हमारे पास ऐसी रहेंगी। अब E हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर और v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। सो E बन जाएगा हमारे पास हाफ m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर अपॉन में kt है। ये टर्म ऐसी रहेगी एक्सपोनेंशियल ef बाय kt, ये टर्म हमारे पास ऐसे ही रहेगी। अब नेक्स्ट सेक्शन में आप क्या करेंगे, dn इज इक्वल टू 2 बाय h क्यूब m क्यूब एक्सपोनेंशियल ef बाय kt कांस्टेंट है, इसे आप आगे लिख लो। एक्सपोनेंशियल हाफ m बाय kt को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2 kt माइनस का m vy स्क्वायर अपॉन में 2 kt माइनस का m vz स्क्वायर अपॉन में 2 kt आ जाएगा। dvx, dvy, dvz हमारे पास यही रहेगा। अब एक्सपोनेंशियल दिस माइनस दिस को आप कैसे लिख सकते हैं, इनको आप अलग अलग लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाय 2 kt अलग लिख दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी वाई स्क्वायर बाय 2 kt अलग लिख दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी जेड स्क्वायर बाय 2 kt अलग लिख दिया। क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस ए माइनस बी माइनस सी कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्सपोनेंशियल माइनस सी। तो ये फॉर्मूला लगाकर हमने इनको सेपरेट करके लिख दिया है, बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट इज रहेंगी। अब आप क्या करेंगे,
Vx के साथ आप dVx वाले टर्म लिखेंगे, Vy वाले के साथ dVy लिखेंगे और Vz वाले टर्म के साथ dVz लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली करना है dn इज इक्वल टू 2m³ बाय h क्यूब एक्सपोनेंशियल ef बाय kt एक्सपोनेंशियल माइनस mvx स्क्वायर बाय 2kt। इसके साथ आपको सिंपली dvx लिख देना है और एक्सपोनेंशियल माइनस mvy स्क्वायर बाय 2kt के साथ आपको सिंपली dvy लिख देना है, एक्सपोनेंशियल माइनस mvz स्क्वायर बाय 2kt के साथ dvz लिख देना है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो मेटल सरफेस है वो YZ प्लेन में लाई कर रहा है और नीचे से हम इसको हीट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो x डायरेक्शन में एमिट होंगे, x डायरेक्शन में एमिट होंगे और x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी जो वेलोसिटी की रेंज होगी वो होगी Vx से लेके Vx प्लस dVx। और इस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे x डायरेक्शन में पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होगा। कौन कौन से टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा, y वाले टर्म्स का, z वाले टर्म्स का, और y एंड z डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगी। इलेक्ट्रॉन कोई भी जो है वो वेलोसिटी ले सकता है इन y एंड z डायरेक्शन। लेट द मेटल सरफेस लाइज इन yz प्लेन, the number of electrons per unit volume in the velocity range Vx to Vx plus dVx is given by। अगर आपको इस velocity range Vx and Vx plus dVx में number of electrons per unit volume फाइंड आउट करने हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि मेटल सरफेस YZ प्लेन में है और इलेक्ट्रॉन जो है x डायरेक्शन में एमिट हो रहे हैं जिनकी वेलोसिटी रेंज ये है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको लास्ट वाली टू टर्म्स का इंटीग्रेशन करना होगा बिटवीन द लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द वेलोसिटी रेंज Vx टू Vx प्लस dVx, जिसे हम डिनोट करेंगे dnx से। यहाँ पर हम dn लिख रहे थे, यहाँ पर हम dnx लिखेंगे विच रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द वेलोसिटी रेंज Vx टू Vx प्लस dVx। तो सिंपली आपको क्या करना है, 2m बाय क्यूब h क्यूब ऐसे लिख देना है, एक्सपोनेंशियल ये बाय kt ऐसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल माइनस Vx स्क्वायर बाय 2kt ऐसे लिखना है, dVx ऐसे लिखना है और इस टर्म का इंटीग्रेशन कर देना है बिटवीन द लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस mvy स्क्वायर बाय 2kt dvy। इस टर्म का इंटीग्रेशन कर देना है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में एक्सपोनेंशियल mvz स्क्वायर बाय 2kt dvz। अब हम इन दोनों डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे की डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का, जो कि होता है हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ax स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास स्क्वायर रूट पाई बाय a। तो इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यूज लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस mvy स्क्वायर 2kt dvy माइनस इंफिनिटी के बीच का जो हमारे पास इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। यहाँ पर एक की जगह क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा था और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पर vy स्क्वायर लिखा है और इंटीग्रेशन vy के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर a जो है वो होगा हमारे पास m बाय 2kt। तो इस a की जगह अगर हम m बाय 2kt पुट कर दें तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास स्क्वायर रूट पाई अपॉन m बाय 2kt। इस 2kt को ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2 पाई kt। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल का एक्सप्रेशन होगा, ये हमारे पास होगी 6th इक्वेशन। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास ये वाला इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस mvz स्क्वायर बाय 2kt dvz, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी एक ही जगह m बाय 2kt है तो इसकी वैल्यू भी सेम टू सेम वही निकल के आएगी जो यहाँ पर निकल के आई है, स्क्वायर रूट 2 पाई kt बाय m। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यूज 6th और 7th इक्वेशन से उठाकर हम यहाँ पर और यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 and 7 and 5 वी गेट dnx इज इक्वल टू, यहाँ तक बिल्कुल आप सेम लिखेंगे, यहाँ तक आपने बिल्कुल सेम लिख दिया, dvx तक यहाँ तक आपने बिल्कुल सेम लिख दिया। उसके बाद आपने इस इंटीग्रल की जगह पुट कर देना है स्क्वायर रूट 2 पाई kt बाय m और इस इंटीग्रल की जगह पुट कर देना है स्क्वायर रूट 2 पाई kt बाय m। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर और इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा एक m से। अब आप एक m जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर m स्क्वायर रह जाएगा। तो dnx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास
2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, साथ में पाई है, साथ में केटी है, साथ में एम स्क्वायर है, नीचे एच क्यूब है, एक्सपोनेंशियल ई एफ बाई केटी है, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाय 2 केटी है, साथ में डी वी एक्स है। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम मेटल को हीट करना शुरू करें तो मेटल सरफेस में से वही इलेक्ट्रॉन्स एक्स एक्सिस के अलोंग बाहर निकलेंगे जो एक कंडीशन फुलफिल करेंगे, और वो कंडीशन क्या होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वो किससे बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, वो पोटेंशियल बैरियर W से या तो ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मेटल सरफेस को लीव कर पाएंगे। तो यहां से अगर हम वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2W/m आ गया। तो अगर हम यहां से Vx की वैल्यू निकालें तो Vx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, Vx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2W/m। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस वेलोसिटी 2W/m के स्क्वायर रूट से ज्यादा या बराबर है, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को लीव कर पाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें करंट डेंसिटी निकालनी थी। करंट डेंसिटी हमारे पास क्या थी, I/A, और I हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था Q/T, और Q हमारे पास था Ne/T इंटू ए। मीन्स हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो सरफेस में से एमिट होंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उससे हम कैपिटल N मान लेते हैं, N/T इंटू ए को, और मल्टीप्लाई E। मीन्स हमें कैपिटल N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिविंग यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन यूनिट टाइम है। तो हमारे पास DNX आया हुआ है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आया हुआ है। पर यूनिट वॉल्यूम से अगर आपको पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, इस Vx के साथ। देखिए कैसे, अगर आप DNX को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी से, देखिए DNX क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड होता है, और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है L इंटू बी इंटू एच, मीन्स मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब लिख सकते हैं, एक m से एक m कट गया तो ये आ गया हमारे पास N/m स्क्वायर इंटू एस। मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का, और सेकंड किसका होता है, T का होता है। मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि यूनिट एरिया ऑफ सरफेस को लीव करेंगे पर यूनिट टाइम। तो अगर हम DNX को Vx से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो कि यूनिट एरिया ऑफ सरफेस को लीव करेंगे इन यूनिट टाइम। तो यहां पर इनकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा किस लिमिट्स में, जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वो कहां से कहां लाई करेगी। मिनिमम वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की एक्स डायरेक्शन में वो हो सकती है 2W/m का स्क्वायर रूट, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास n होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास n बराबर होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ DNX इंटू Vx, और साथ में इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा किस लिमिट्स में, Vx की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 2W/m का स्क्वायर रूट, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, दैट इज इनफिनाइट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इसे दे दें इक्वेशन नंबर 9, और यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें DNX की तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग 18/9 वी गेट n इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर DNX की ये वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसे इंटीग्रेशन में से बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म से हमारे पास 4π/KT m स्क्वायर बाय h क्यूब एक्सपोनेंशियल EF बाय KT हमारे पास कांस्टेंट टर्म से, इसे हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 2W/m टू इंफिनिटी, अंदर हमारे पास क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस mvx स्क्वायर बाय 2kt रहेगा, साथ में dvx आएगा, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में जो vx है वो हमारे पास ये आएगा। अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है तो हमें कैपिटल N मिल जाएगा। कैपिटल N मिल गया तो हमें सिंपली उसको E से मल्टीप्लाई करना है तो हमें J मिल जाएगा, और J का एक्सप्रेशन ही हमें देगा रिचर्डसन-दुश्मन इक्वेशन। ये बाकी का काम हम निपटाएंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस Vx स्क्वायर को
स्मॉल टी पुट करेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें तो आपको मिलेगा 2vx dvx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से vx dvx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। एक तो हम इसका यूज करेंगे, और जब हमने सब्स्टिट्यूशन की है तो लिमिट्स भी चेंज होगी। जब vx की वैल्यू स्क्वायर रूट 2π/m होगी, 2w/m होगी, तब उस केस में t क्या होगा, t होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2w/m का स्क्वायर हो जाएगा। vx की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2w/m। मीन जब vx ये होगा तो उस केस में t हमारा ये होगा। और जब हमारे पास vx इनफाइनाइट होगा तो t क्या होगा, अगर हम vx का इनफाइनाइट पुट कर दें तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा, तो t उस केस में इनफाइनाइट होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशंस अगर हम यहाँ पर करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 4π kt m² एक्सपोनेंशियल ef/kt ऐसे रहेगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर स्क्वायर रूट 2w/m की जगह हमारे पास आ जाएगा 2w/m, और यहाँ पर इंफिनिटी की जगह इंफिनिटी ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल -m vx स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया स्मॉल t, और नीचे हमारे पास 2kt है, और इस vx इंटू dvx की जगह हमने पुट कर दिया dt/2। तो इस 2 से आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं। सो n विल बी इक्वल टू 2π kt m² एक्सपोनेंशियल ef/kt ऐसी रहेगा। और हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ax का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ax डिवाइड बाय a। तो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल ax ये हमारे पास सेम आ जाएगा -mt/2kt, और t का जो कॉफिशिएंट है -m/2kt वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -m/2kt डिनोमिनेटर में आएगा, लिमिट्स आ जाएंगी 2w/m टू इंफिनिटी। इस -m/2kt को हम लिख सकते हैं, इस 2kt को आप ऊपर ले जाइए, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं यहाँ पर बाहर, तो ये कांस्टेंट है 2kt। तो अगर हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें आपस में और एक m से एक m कैंसिल कर दें और इस माइनस साइन को बाहर ले आए, तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू -2 इंटू 2 हो जाएगा 4π, k इंटू k हो जाएगा हमारे पास k², और t इंटू t हो जाएगा हमारे पास t², एक m रह जाएगा यहाँ पर, डिवाइड में h³ है, एक्सपोनेंशियल ef/kt है। अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, पहले हम t की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे, फिर हम t की जगह 2w/m पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल। अगर हम t की जगह इंफिनिटी पुट करें तो ये सारी टर्म जो है वो इन्फिनिट बन जाएगी, आगे माइनस साइन है तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी, उसके बाद माइनस साइन एक्सपोनेंशियल -m/2kt, स्मॉल t की जगह हम पुट करेंगे 2w/m, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी होता है हमारे पास 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास माइनस एक्सपोनेंशियल -w/kt, इस 0 को हटा देते हैं और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा 4π k² m/h³ t² एक्सपोनेंशियल ef/kt एक्सपोनेंशियल -w/kt। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करके आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल ef -w/kt, और आगे वाली टर्म हमारे पास सेम रहेगी, ये वाली ये टर्म हमारे पास सेम रहेगी। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, एक्सपोनेंशियल a इंटू एक्सपोनेंशियल b लिख सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल a प्लस b, तो यहाँ पर ef/kt -w/kt, kt एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ef -w/kt। अब देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि w - ef जो है वो वर्क फंक्शन फाई के बराबर था। अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा ef - w इज इक्वल टू -5। तो इस ef - w की जगह हम -5 पुट कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा n इज इक्वल टू 4π k² m/h³ t² एक्सपोनेंशियल -5/kt हो जाएगा। अब हमारे पास j क्या है, j है हमारे पास n इंटू e, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लिविंग यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई e। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दे पूरी की पूरी ये वाली, और साथ में e से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा j इज इक्वल टू 4π k² m/h³, और साथ में हमने e से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में t² है, साथ में एक्सपोनेंशियल -5/kt है। इस पूरी टर्म को हमने e से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें j का वैल्यू मिल जाएगी। अब ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसे हम नाम दे देते हैं कांस्टेंट a, और इसे हम लिख सकते हैं j इज इक्वल टू a t² एक्सपोनेंशियल -5/kt को हम लिखेंगे e की पावर -5/kt, और यही हमारे पास रिचर्डसन डुशमन इक्वेशन, जहां पर a हमारा क्या था 4π k² m/h³ था, जो कि एक कांस्टेंट था। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास थर्मोआयनिक एमिशन, और थर्मोआयनिक एमिशन करंट डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर और वर्क फंक्शन ऑफ द एमिटिंग मटेरियल, मींस मेटल के टेम्परेचर और वर्क फंक्शन से कैसे रिलेटेड है थर्मोआयनिक एमिशन करंट डेंसिटी,
वो हमें बताती है रिचर्डसन डुशमन इक्वेशन, जिसका रिजल्ट ये है जो हमने प्रूव कर दिया है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।